हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे होंगे। मैं रईस अहमद आप सभी के बीच केमिस्ट्री सिखाने के लिए हाजिर हूँ। मैं आज आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल्स किस तरीके से अटैक करके फिर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हुए और नई रासायनिक अभिक्रिया या नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि इसके नाम से ये क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलस मीन्स लविंग, मीन्स वे सभी स्पेसीज, वे सभी आयंस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हों इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। या कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज नहीं रखते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, फिर भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता होती है। ऐसे स्पेसीज को भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इस आधार पर इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरे वे होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होता है, फिर भी उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वे दूसरे इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलस मीन्स लविंग, अर्थात वे सभी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अवश्य ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे CH3+ मेथिल कार्बोकैटायंस का नाम है, CH3CO+, एस्टिलाइन, NO2+, नाइट्रोनियम आयन, Cl+, एक्सेट्रा। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हैं। ये इलेक्ट्रॉन को या ऐसे सेंटर को जहां पर नेगेटिव चार्ज हो उसको आकर्षित करेंगे या उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पे होते हैं जिनमें ना तो कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, लेकिन उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनका अष्टक अपूर्ण होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इस कारण से वे अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगहों से आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी कारण इनको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा AlCl3। दूसरा एग्जाम्पल होगा BeCl2। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं FeCl2, और इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे हम ये जान पाएंगे कि AlCl3, BeCl2 या FeCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये जानना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु को ढूंढते हैं, सेंट्रल एटम को ढूंढते हैं। सेंट्रल एटम हम उस एटम को कहेंगे जिसकी संख्या कम हो। जैसे AlCl3 के केस में एल्युमिनियम 1 है जबकि क्लोरीन 3 है।
इसलिए सेंट्रल एटम एल्युमिनियम ही होगा। BeCl2 के केस में अगर हम कंसीडर करें तो बेरिलियम एक एटम है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं, इसलिए बेरिलियम सेंट्रल एटम होगा। Similarly, in the case of the FeCl2, Fe is considered as the central atom because the number of iron is 1. On the other hand, the number of chlorine atom is 2. तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे अगर हम AlCl3 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। हमें पता है कि एल्युमिनियम का एटम नंबर 13 है, और अगर हम बोरबरी के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो 283 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल्युमिनियम का एटम नंबर 13 है, अगर हम इसको बोरबरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करें, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये 283 होगा, अर्थात इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात इसकी संयोजकता 3 होगी। इस कारण से ये 3 इलेक्ट्रॉनों की ही सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्लोरीन के साथ में करता है तो इससे इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाती है। अब इस स्पेसीज के बारे में आप ये समझ गए होंगे कि एल्युमिनियम के पास अपना 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन मिला करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, जिसके कारण ये अष्टक को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, इसका ऑक्टेट कम हो जा रहा है। इसलिए ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एल्युमिनियम अपने आप को इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन की तरह बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से आकर्षित करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा तो ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करने लगता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इसी तरह से अगर हम BeCl2 के केस में कंसीडर करें तो BeCl2 में बेरिलियम सेंट्रल एटम है और इससे 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। जैसे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया था, इस तरीके से अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में होंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 मानी जाती है। और ये 2 क्लोरीन से जब शेयरिंग कर लेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास 4 हो जाएंगे, और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की अभी भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, ये भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज ये भी है। अब आ जाते हैं हम इस बात को समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे सभी कंपाउंड्स कहलाते हैं जो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए गए हों। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, large molecules, biomolecules, which are said to be organic compounds. Earlier it was considered that the organic compounds cannot be synthesized in the laboratory. This was the vital force theory proposed by J.J. Berzelius. But thereafter it is considered that organic compounds can also be synthesized in the laboratory, and hence the organic compounds are those compounds that consist carbon in it. Means all those compounds that have carbon bonding in it is said to be organic compound. में सभी compound जिनमें कार्बन बॉन्ड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। लेकिन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहेंगे, इसको जानने के लिए हम कुछ रूल्स बताते हैं। इसके जो रूल हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने के लिए, उन रूल्स में सबसे पहला ये है कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक फ्लैट रिंग स्ट्रक्चर होता है।
एक इनके अंदर क्या होगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे बेंजीन है, नेफ्थेलीन है, फिनॉल है, एनिसॉल है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये इनके होंगे। एग्जाम्पल अगर हम ले प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन, बेंजीन, थायोफीन एक्सेट्रा। इन दोनों केसेस में अगर हम देखेंगे तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, थायोफीन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये भी रिंग स्ट्रक्चर है। तो पहली रिक्वायरमेंट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये होती है कि इनमें प्लेनर या रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसा कि आप बेंजीन के केस में और थायोफीन के केस में देख सकते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह से दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड का होगा, इसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का मेल होगा, अर्थात इनमें पाई बंद होगा और पाई बंद में लगे हुए इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये लगातार मूव करते रहते हैं, रिंग के ऊपर और नीचे की ओर मूव करते रहते हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो साहब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the plane, above and below the plane of the ring। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेंजीन को कंसीडर कर रहे हैं तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, C6H6। इसमें सभी 6 कार्बन एटम इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं और इसमें लगे हुए 6 हाइड्रोजन एटम सभी कार्बन से अटैच होते हैं, इस तरह से होता है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होगा। जैसे इसके यहाँ पर हम देखते हैं किसी एक कार्बन को, तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड है, ये 1 सिग्मा बॉन्ड है और ये 1 सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह से आप देखते हैं तो एक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और यही 3 सिग्मा बॉन्ड हर एक कार्बन पर पाया जा रहा है। कार्बन का एक ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड रह जाता है, मतलब उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है और वो अनपेयर्ड pz ऑर्बिटल हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सभी में ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम और इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सभी में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये लेटरल ओवरलैपिंग से एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। इसी तरह से ये वाला कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेंजीन के केस में 3 होंगे और इनमें लगे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या 6 होगी। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, इस कार्बन से। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में जो लगे हुए हैं उनकी संख्या 6 है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूँगा वो ये है
कि ये जरूरी नहीं है कि ये दो कार्बन ही लेटरल ओवरलैपिंग करें। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ऑर्बिटल इस कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ना बन करके यहाँ पाई बॉन्ड रिजल्ट होगा, यहाँ पर बनेगा इस तरह से। ठीक इसी तरह से ये वाले पाई बॉन्ड जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड इस जगह पर ना होकर के यहाँ पर भी हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड इस जगह ना बन करके यहाँ पर भी बन सकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो तो ये है, कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड है जो मेन रिंग बना रहा है, जबकि इसके ऊपर एक और रिंग बन रहा है, इसके ऊपर एक और रिंग बन रहा है। ठीक इसी तरह से इसके नीचे भी एक और रिंग बन रहा है, और ये जो रिंग है, ये जो ऊपर क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का रिंग है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये बेंजीन का प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो लगातार मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वे सभी कंपाउंड्स जिनमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हो, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स ना हो करके डिलोकेलाइज्ड हो, लगातार मूव कर रहा हो, तो अगर ये फीचर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है तो उसको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। बेंजीन के केस में आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे, इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से आप थायोफीन में देख सकते हैं, थायोफीन में भी वैसा ही होगा, पाइरॉल में होगा, नेफ्थैलीन में होगा, एंथ्रासीन में होगा, फेनोल्थ्रासीन में होगा, और इनके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सभी में ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे पाया जाएगा। ये सभी कंपाउंड्स एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किए जाएंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो एक फार्मूला पर आधारित है जिसको हक्कल ने दिया था। हक्कल ने ये बताया कि अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से है या इतनी है कि वो 4n+2 फार्मूले में रख दिया जाए और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 मींस कोई होल नंबर आ जाता है, तब वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, अदरवाइज एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। अर्थात हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में होंगे जिनमें n की वैल्यू कोई होल नंबर आ जाए, 0, 1, 2 या 3 इस तरह से आ जाए, तो उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। ध्यान रखना है कि अगर m की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाता है, जैसे 1/2 आ जाए या 3/2 आ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेंजीन के केस में हम देखते हैं हक्कल रूल को, तो बेंजीन की संरचना इस तरह से है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो 3 है। 3 पाई मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 4n+2 बराबर 6, और इसको हल करते हैं तो n बराबर 8 आता है, इसलिए ये एरोमेटिक है, इसलिए ये एरोमेटिक है। अब एक आपको ऐसा उदाहरण दिखाते हैं जो नॉन एरोमेटिक है, जो हक्कल के नियम का पालन नहीं करता है। साइक्लोपेंटीन लेते हैं।
इसका नाम है साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन के केस में पाई बॉन्ड्स 1 है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो इसलिए इस फार्मूले में अगर हम लगाएंगे 4n + 2 = 2 और इसको हल करेंगे तो n बराबर 1/2 आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से इस एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से किसी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं। एक चीज आप लोग बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन से है। लगभग 90% एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव ही यूज होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे बेंजीन है तो इस बेंजीन के साथ कोई और एटम जुड़ा हुआ हो, जैसे Cl इसके ऊपर हमने लगा दिया, इस बेंजीन के साथ हमने OH लगा दिया, इस बेंजीन के साथ हमने CH3 लगा दिया। तो बेंजीन ये है और ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये बेंजीन है और ये बेंजीन डेरिवेटिव्स है। तो हम जब भी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत ही आना चाहिए कि बेंजीन की बात कर रहे हैं सर, या उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि जब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल को एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन हो गया और इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरली E+ से लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं या तो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। लेकिन बेहतर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाले को ही हम मानते हैं, तो इसलिए उसको शॉर्ट में E+ लिख देते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के पास में आता है तो इस एरोमेटिक कंपाउंड में सभी कार्बन के पास में, इस बेंजीन के सभी कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रोफाइल जब इसे इंटरैक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसकी जगह पर अपना स्थान ले लेगा और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के किसी भी कार्बन, हर पॉइंट कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर 6 कार्बन है, सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और सभी आइडेंटिकल हैं। सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन एक ही तरह के हैं, इसमें कोई डिसिमिलरिटी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल किसी भी प्लेस से किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर के आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मींस होता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, सब्स्टिट्यूट मींस होता है कि किसी एटम को हटा करके उसके प्लेस को ले लेना। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। अगर हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं तो ये 5 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 5 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सबसे पहला है हैलोजिनेशन, दूसरा होगा सल्फोनेशन, तीसरा नाइट्रेशन, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पहले इनके नाम को लिख लेते हैं क्रम से और उसके बाद में हम इनके रिएक्शंस को एक साथ करते हैं। हैलोजिनेशन, सेकंड है नाइट्रेशन और थर्ड है सल्फोनेशन, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिफ्थ या लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यार बच्चों, ये 5 तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इन पांचों रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जा करके अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाते हुए खुद उस प्लेस को ले लेगा। और इन पांचों रिएक्शन को हम एक साथ में करके दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से समझ में आप सभी को आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप सभी जानते हो कि अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स होते हैं। मींस एक पाई बॉन्ड होगा, फिर उसके बगल में सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर इस क्रम से पाई सिग्मा हो तो इसको हम अल्टरनेट बॉन्ड कहेंगे, अल्टरनेट पाई बॉन्ड कहेंगे। इसमें पहला रिएक्शन अगर हम देखते हैं जिसको हैलोजिनेशन कहा गया है। हैलोजिनेशन मींस जब हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ जाए तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन मींस Cl2, Br2 या I2 ये आकर के इनसे रिएक्शन करेंगे तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाने लगेगा। अगर Cl2 अटैच होता है तो क्लोरीनेशन, Br2 अगर अटैक करता है ब्रोमिनेशन, I2 अटैक करता है तो आयोडीनेशन रिएक्शन कहलाएगा या शॉर्ट में हम हैलोजिनेशन कहेंगे। तो इसमें अटैक करने के लिए जो रिएजेंट होता है वो Cl2 आता है, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आता है। इसके प्रेजेंस में आएगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में Cl2 बेंजीन पर अटैक करने के लिए आएगा। और होगा क्या कि यहाँ इस बेंजीन रिंग से कोई एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी बेस पर एक क्लोरीन आकर के अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर Cl अटैच हो गया और इस जगह का हाइड्रोजन हट गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक बचे हुए क्लोरीन से कंबाइन करके HCl बना लेता है। ये रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन है या आप क्लोरीनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि क्लोरीन का अटैक हो रहा है तो इस रिएक्शन को आप क्लोरीनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, कौन सा रिएजेंट आएगा इस पर आक्रमण करने के लिए, इस पर अटैक करने के लिए। तो इसमें भी 2 रिएजेंट आएंगे। हम आपको सेपरेटली बताएंगे कि अटैच तो होगा NO2 लेकिन उसके साथ में जो दूसरा रिएजेंट आता है उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। क्या क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट यूज करेंगे और इनमें जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बन करके इसका अटैक करेगा वो NO2 होगा। HNO3 से NO2 आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है तो ये बन जाएगा रिंग के साथ में NO2 और यहाँ पर क्या बचा, H और O बच गया। वो इस HNS के साथ मिलकर के H2O बना लेता है।
ये रिएक्शन कहलाएगा नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर? एनी डाउट?